सोच पर एक बात हो रही है। और सोच से कैसे दुनिया बदल जाती है, कैसे चीजें सही और गलत हो जाती हैं, उसी पे बात रखने के लिए कि कैसे प्रकृति आधारित सत्य और आज का झूठ और अंधविश्वास हमारे समाज पर प्रभाव डाल रहा है। दोनों की क्या स्थिति है, उसी का एक आकलन करने के लिए ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो बताएंगे। अ, तो मैं आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर साहब कि वो आएं और अपनी बात शुरू करें, फिर अन्य साथी उसमें जुड़ेंगे। धन्यवाद। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। असल में ये एक परिचर्चा टाइप में ही है। हम सब लोग ही इसमें भागीदार हैं। और ऐसा कि प्रकृति का ज्ञान तो बहुत ही बड़ा और वो होता है, वो कोई सभी धीरे धीरे करते हैं। उसमें कुछ बीच बीच में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास भी आ जाता है। तो प्रकृति का ज्ञान आप सब जानते हैं, ये वैज्ञानिक अनुसंधान वह पर आधारित है। और रूढ़िवादिता, अंधविश्वास थोड़ा अज्ञानता में परंपराओं पर आधारित है। कुछ परंपराएं ऐसी है जो रूढ़िवाद में बिलीव करने में जाती है, और व्यक्ति और समाज उन प्रवणता को मानते हुए वो रूढ़िवाद की बात करता है। तो रूढ़िवादिता की डेफिनेशन ऐसी है, ऐसा व्यक्ति समाज जो अपने पारंपरिक तरीके से और कुछ ऐसी बातें जो होती आई हैं उनमें ज्यादा विश्वास करे। जैसे अभी तक हमारे समाज में और काफी समाजों में ये होती आई थी कि महिलाओं को बाहर, घर से बाहर नौकरी के लिए ना भेजा। तो इसको मैं रूढ़िवादिता की डेफिनेशन में लूँ। दूसरी दूसरी बात ऐसे आ गई कि कुछ अचानक कुछ ऐसी घटना या ऐसे होती होती रहती है समाज में, और उसका धीरे धीरे असर ऐसे फैल जाता है कि ये तो अंधविश्वास का हो जाता है, उसमें ज्ञान की कमी होती है। तो जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, आप सबने देखा होगा, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, आगे तो कुछ खतरनाक होने वाला है, 2 मिनट रुक जाओ या वापस हो जाओ। तो इस तरह की रूढ़िवादिता की बात करता है। तो ये सारी चीजें अज्ञानता और भय और चिंता का विषय डालती है समाज में, और प्रकृति में बाधा डालती है। तो प्रकृति में को ज्ञान को की सत्ता जानने से, जो साइंटिफिक तरीके से और हमारी परंपरा में भी अच्छा प्रकृति के बारे में ज्ञान है, तो वो रूढ़िवाद नहीं है। वो कुछ मान्यताएं हैं, वो भी किसी न किसी कारण से हुई है। वो उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कर रहे हैं कि जो इस तरह की समाज में पीछे ले जाने वाली बातें हैं, उसमें ये बात करें। अब थोड़ी सी हम प्रकृति के बारे में बात कर लें। सब लोग मेरे से आप ज्यादा जानते हो प्रकृति, यूनिवर्स, आप सब जानते हो, बहुत बड़ी चीज है। और उसमें कितने से बना है, कोई 13.8 मिलियन ईयर से बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई बिग बैंग थ्योरी बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। कुछ कुछ समाज ऐसे भी बताते हैं कि ये तो इसी स्थिति में ही पहले से था। लेकिन ज्यादातर लोग एक ईश्वरीय, मतलब सुपर पावर एक है, ऐसा मानते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय है। तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं यूनिवर्स पे। हम अपनी पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। हमारी पृथ्वी ऐसा कुछ साइंटिफिक वे से भी ऐसा अभी तक देखने में ऐसा मिला है कि जो जीवन शैली है या जीवन है वो पृथ्वी पर है। उसके काफी कारण हैं। बाकी जगह हम स्वर्ग नरक कह देते हैं, वो है, वो शायद शरीर के रूप में ओनली पृथ्वी पर ही है। मतलब भौतिक प्रकृति कहेंगे हम इसको। तो क्यों है पृथ्वी पर ये, बाहर क्यों नहीं है? ऐसे मैं 2-3 आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। पृथ्वी की स्ट्रक्चर
जिस भी रचयिता ने बनाई है वो ऐसे बनाई है कि वो जीव के लिए हो। पहले तो इसमें ये 5 महाभूत दिए हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और एनर्जी या भोजन इस तरह का दिया है। इनमें ये 4 चीज तो फिक्स है, करीब करीब ना घटती बढ़ती है, लेकिन जो एनर्जी है, जो अग्नि है, वो सूर्य से हमें आती रहती है। ये ये इसके लिए और स्ट्रक्चर बनाई है जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कम समझते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण दिया है, गुरुत्वाकर्षण के कारण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई चीज आए तो उसको दूर भगाने का है। इसमें 5-6 बहुत बड़ी बड़ी इसके सर्कल में लेयर्स हैं, जिसको एक लेयर का मैं जिक्र कर दूं, ओजोन लेयर है। सो सब तरह के डिफेक्ट को बनाती है ओजोन को, कुछ नहीं, वो केवल ऑक्सीजन के 3 एटम करके एक बड़ी लेयर बना। उसके आगे बहुत ठंडी लेयर है, -20 डिग्री। कोई भी चीज उधर से आना जाना में बड़ी मतलब सुरक्षा दी हुई इनमें। और एक चीज जो हम बहुत कॉमनली भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हमारे एनवायरनमेंट में बहुत असर करेगी, तो मैं उसमें बोल देता हूँ कि हमारा जो रीजन है, रीजनल बनाया है, कहीं समुद्र है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनको डिस्ट्रॉय करने से बहुत फर्क पड़ता है। और हम जो लोग ग्लोबलाइजेशन के कारण जा रहे हैं, इससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है जो प्रकृति में स्टोर है या जो हमें मिलती है। तो इस तरह का तो ये एनवायरनमेंट है। लेकिन जो ये 5 तत्व हैं, साइंस की दृष्टि से ये 116 118 एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन, ओजोन में तो ऑक्सीजन ही 3 एटम जुड़ गए, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का जुड़ा और 2 ऑक्सीजन के जुड़ गए। तो ये 118 एलिमेंट्स साइंस की दृष्टि से हैं, जो इन 5 तत्वों में है, और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि ये बाहर नहीं है, यहाँ ही है। इसका रीजन ये है कि हमारी पृथ्वी में 46% सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। हमारी पृथ्वी पर 46% ऑक्सीजन मापी गई, पानी में भी, सब जगह में। लेकिन बाहर जो यूनिवर्स का अदर हिस्सा है, उसमें जो साइंटिफिक मेजर से मापी गई है, वो 90 वो करीब 65% हाइड्रोजन है और केवल 23% हीलियम है, और केवल 2% मैक्सिमम वो अलग है, जिसमें ऑक्सीजन तो ना के बराबर है, पानी भी ना के बराबर है वो भी वाष्प फॉर्म में थोड़ा बहुत कहीं दिखा गया है, इंक्लूडिंग 8 ग्रह, जो बाकी 8 ग्रह में उनमें भी, और उससे बियॉन्ड जो बहुत बड़ी। तो जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां जीव तो हो नहीं सकता, जहां पानी नहीं है वहां जीव तो हो नहीं सकता। तो ये चीजें पृथ्वी पर है और अबंडेंट है। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी पर, पृथ्वी जीव के लिए बनाई है। अब 5 चीजों के अलावा अब हमने एक छठी चीज बनाई है प्रकृति ने, वो है जीव। उसको, वो नश्वर है, उसको कुछ लाइफ दिया है। वो इन्हीं 5 तत्वों में से कुछ, इन्हीं 5 पदार्थों में से कुछ में से बनेगा, कोई किसमें कोई किसमें, और जो बाकी निर्जीव है वो भी इसी का हिस्सा है। तो ये इस जीवन शैली को चलाने के लिए छठा जीव सबसे इंपॉर्टेंट है 5 के अलावा भी, जो हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं। इसमें बहुत विविधता दी है, क्योंकि सारा काम ये करते हैं, नष्ट भी करते हैं, पैदा भी ये करते हैं। तो ये एक है। अब मैं एक, इससे पहले कि एक एक सेंटेंस बोल दूं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज मानता गया है। अब देखो, पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है, अपने ध्रुव के चारों तरफ घूमती है, और साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगा देती है। तो ऐसा मानता है कि सूर्य के हिस्से ही है, 9 के 9 ग्रह सूर्य से में ही निकले, क्योंकि सारे ही ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हमारे मून जो निकले हैं 9 के 9 ग्रह के, वो इनका चक्कर लगाते हैं।
लेकिन उन मून में और इन एक्चुअल इन उपग्रहों में फर्क क्या है कि मून अपने ग्रह पे नहीं घूमता, वो केवल मान लो चंद्रमा है, वो चंद्रमा के चारों तरफ उसका एक ही फेस हमें दिखाई देता है। आपने अभी देखा होगा चंद्रयान 3 गया तो अपोजिट साइड में गया, तो हमें पता नहीं लगा। ओ, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारी बहुत बड़ी मान्यता है, सभी की मान्यता है, उसको मानता कहेंगे, मैं उसको अंधविश्वास और रूढ़िवाद नहीं। हम कहते हैं कि सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज तो कभी नहीं निकलता, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, सूरज तो फिक्स है। लेकिन हमारी ये मानता है, इसको हम मानता मानेंगे क्योंकि हमने ये सोचा है कि पूर्व में पहले दिखाई देता है। लेकिन असली साइंस की दृष्टि से सोचो तो हमारी पृथ्वी घूमती है, उसका जो हिस्सा आता है पहले पूर्व आता है फिर पश्चिम आता है। इसलिए हम कहते हैं कि लेकिन हमारे क्या मतलब पूरे दुनिया में तो इस पे क्या क्या हो रहा है कि नहीं, सूरज सूरज यहाँ पहले उगता है, यहाँ यहाँ पहले उगता है, उसकी बहुत मान्यता है सब कुछ। तो इसको मैं रूढ़िवाद और उसमें नहीं लूंगा, ये एक मानता है जो शायद पहले नहीं पता था कि पृथ्वी घूमती है या सूरज घूमता है, तो इसको साधारण वे में लेंगे। अभी हम ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे हमारे समझने के लिए वो है कि ये सब कैसे हो रहा है। इसमें ये पदार्थों के होने के बाद इन पदार्थों मैंने बताया 118 एलिमेंट्स हैं, निर्जीव में भी 118 एलिमेंट हैं, और जीव निर्जीव में फर्क यह है कि उसमें एक डीएनए नाम का एक पदार्थ इन्हीं 118 में से बना हुआ है और वो जीव में ही है। अब डीएनए की बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये एक डिफरेंस है। अब ये जो जैविक विविधता है, ज्यादा मोटा जाने की जरूरत नहीं है, इनमें 3 कैटेगरी में मैं बांट लेता हूं। एक है पौधे टाइप, दूसरा है एनिमल टाइप जिसमें ह्यूमन बीइंग भी है, और तीसरा है माइक्रोब्स। इनमें प्रकृति ने अलग अलग काम दिए, सबके अलग अलग ड्यूटी लगाई। जो प्लांट्स हैं वो हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में लेते हैं, वो भोजन भी पैदा करता है, सुरक्षा चीज भी पैदा करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो ऑक्सीजन पैदा करता है। भोजन और ऑक्सीजन दो उसके लिए, और पानी को शुद्ध रखने में मदद करता है। जो जीव है, जो हमारा मेन जो एनिमल्स टाइप जीव है, वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो पौधों का है, कंज्यूमर वो दूसरे जीव का भी हो सकता है या जीव के पदार्थ का भी हो सकता है, तो वो इसको कंज्यूम करता है। अब ऑक्सीजन पौधा प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एनिमल टाइप के जीव हैं वो ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन लेते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं, और उस एनर्जी का हम से हम अपनी ताकत और अपनी ग्रोथ करते हैं। वो बड़ा साइंस में नहीं घुसने के बजाय, तो वो रेस्पिरेशन में ये सब कन्वर्ट होता है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन लेता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, साथ के साथ वो ग्लूकोज, वो सी पोर्शन जो है कार्बन का, उसको यूटिलाइज करके भोजन बनाते हैं, ग्रोथ करते हैं, और वो बड़ा एक कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये 2 चक्कर बहुत जरूरी है। एक चक्कर है ऑक्सीजन, दूसरा चक्कर है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा चक्कर है जल चक्र। ये सबका सिस्टम बनाया है प्रकृति ने, और इनमें ये 6 के 6 एलिमेंट, आप 5 जनरली बोलते हैं, 6 के 6 एलिमेंट जो 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 जिसका हम जीव कहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल। तो जो जल चक्र है आप समझ गए, वाष्पीकरण होगा, बारिश आएगी, कहीं बर्फ गिरेगी, कहीं वो नदियां आएंगी, कहीं आएगा, पृथ्वी में पानी स्टोर होगा, वो समुद्र में जाएगा, और ये जल चक्कर रिपीट होता रहता है। पृथ्वी से हम निकालेंगे और फिर हम अपने जीव यूज करेंगे, और सभी बहुत से चीजों में जल आता है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। ये जल चक्र है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। इसमें हम डिस्टरबेंस करते हैं, हम पृथ्वी में पानी नहीं जाने देते, हम झील नदी नालों को खत्म कर रहे हैं। हमारा जो ऊपर ये बारिश का सीजन में ये आएगा, लेकिन ऊपर जब बारिश नहीं है तो उसमें हमारी बर्फ जमी हुई है, उसमें से वो धीरे धीरे नदियों में आएगा, नदियों से फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
तो इसका ये पर्यावरण पर असर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम रीजन और हम इस पानी के चक्र को उसी चक्र में ना ले। दूसरा चक्र है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, मैं कंबाइन ले लेता हूं। इस चक्कर में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। समुद्र में भी आप सोचोगे ना, ऑक्सीजन समुद्र में पृथ्वी से डबल बनती है, और वो भी फोटोसिंथेसिस से बनती है। छोटे छोटे माइक्रोब समुद्र में होते हैं, वो सूर्य की किरण से ऑक्सीजन बनाते हैं, वो समुद्र के जीवों पे के लिए उपयोगी है। तो सब सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये है कार्बन और ऑक्सीजन चक्र। दूसरा चक्र है भोजन चक्र। भोजन चक्र, सभी जीव को भोजन चाहिए, तो उस भोजन के लिए भोजन से उनकी बढ़ोतरी होगी और उनको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए और पोषक तत्व चाहिए हर एक जीव को अलग अलग के लिए। तो इसके लिए भी एक से एक चक्र बनाया है। तो ये सब 3-4 चक्र बहुत जरूरी है, और इसी से इन सब के जरूरी, और इनसे सबसे ही जीवन बनता है और प्रकृति का संतुलन बनता है। कोई सा भी चक्र कहीं गड़बड़ हो गया तो प्रकृति का असंतुलन हो जाएगा और संरक्षण नहीं होगा, और ये जो आज स्थिति आ रही है इस तरह की आने लगे। ये साइंस की दृष्टि से है। अभी हम दूसरा मानते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे समाज में बातें आ जाती है उसका हम जिक्र करते हैं। नंबर एक, हमारे कुछ लोग गाय को माता मानना, गाय एक बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे किस लिए ये, उसको तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पर ये मानते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय एक एनिमल अगर की उसमें है तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ती, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम। कुछ लोग हमारे ऐसे भी मानते हैं कि बड़ का पेड़, और लेकिन इसमें गाय को क्यों, हम एनवायरमेंट क्यों अच्छा होता है मैं साथ साथ बता दूं। ये कोई खास गलत बात नहीं है। गाय का एनवायरमेंट, गाय के में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं, वो एनवायरमेंट को ऐसा बना देते हैं कि ऐसा महसूस होता है भाई ये तो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, उसका स्टेबल या कोई और हो। तो उसलिए हमारे शायद पुराने लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि जो ऑक्सीजन छोड़ती होगी, इसलिए। अभी हम वट वृक्ष, पीपल और कुछ ऐसे वृक्ष की जिन हम की पूजा करते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं, वो भी साइंस की दृष्टि से ही ठीक बैठता है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और जो अंदर क्लोरोफिल चाहिए जो फैक्ट्री लगी हुई है उसमें सूरज की किरण चाहिए। सूरज की किरण बगैर कहीं भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं बन सकता। तो हमारे ये पीपल के पेड़, और क्यों इनको हम मानते हैं कि रात में भी ऑक्सीजन बनाते हैं? नहीं, ये इतने सघन होते हैं कि दिन में इनमें ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, और वो एनवायरमेंट में मिलने से पहले कुछ हिस्सा रात में भी उस पेड़ के आसपास मिल जाती है। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये शायद वो रात को भी बनाते हैं, लेकिन सूरज की किरण बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये साइंस की सत्य। अब ये कुछ बात बताने के बाद हमारे जो पहले मैं, क्योंकि मैं गाय वाला हूं तो गाय के मैं टॉपिक को एक दो और ले लेता हूं। लोग कहते हैं कि गाय का घी 10 ग्राम जलाओ तो 2 टन 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। मैं इसको अंधविश्वास भी नहीं कहूंगा, मैं रूढ़िवादिता भी नहीं कहूंगा, मैं उसका वो वो ये कहूंगा कि ये उनकी मान्यता है, पर साइंस की दृष्टि से ऐसा नहीं। देखो, एक ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जलाना किसी भी चीज को। आप दिया जलाते हैं, दिया जलाने में अगर आप ऑक्सीजन रोक लें, बाहर से नहीं आने दे, तो दिया जलेगा ही थोड़ी देर जब तक ऑक्सीजन। घी को भी जलाने में ऑक्सीजन यूज होती है, ऑक्सीजन जलाने में ऑक्सीजन बाहर नहीं। तो ये एक मान्यता है, क्योंकि घी एक बहुत अच्छा पदार्थ है, तो हम इसको मानते रहें, लेकिन सच्चाई भी जाने हमारे। कुछ लोग, मेरा इनमें बहुत कांटेक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि गौ माता को तो वरदान है
उसके हम्प है, उसके सूर्य केतु नाड़ी है, तो इसलिए उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। और तो और कुछ लोग तो हमारे ऐसा भी कहते हैं कि हम जो गौ माता को अगर खराब चीज जहर भी खाएगी तो अमृत देगी। ऐसा नहीं है, हमने गौ माता को अच्छी चीज देनी है और तभी अच्छी चीज और अच्छी चीज बने। तो ये इस तरह की बातें शायद ना हो तो अभी इस तरह ये मैंने थोड़े से उदाहरण दिए हैं। अब कुछ और उदाहरण मैं देना चाहूं तो हम नदी को भी, पृथ्वी को भी, गाय को भी माता कहते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये हमारे सबसे यूजफुल ह्यूमन बीइंग पे आने वाली चीज है। पृथ्वी के लिए, जो एनवायरमेंट, प्रकृति के लिए सबसे यूजफुल है, इसलिए हम इसको माता कहें, इसकी पूजा करें, इसमें कोई बुराई नहीं। पर हम अगर ये कहें कि हम नदी में स्नान करके, गंगा में स्नान करके, कुंभ में स्नान करके हमें हमारे पाप धुल जाएंगे, तो ये शायद साइंटिफिकली ठीक नहीं है। हम गाय की पूजा करके हमारे पाप धुल जाएंगे, पूजा करिए, लेकिन उसको साथ साथ उसकी देखभाल भी करिए। तो इस तरह की ये ये शायद इसके लिए अट्रैक्शन करने के लिए बनाए गए हैं, पाप नहीं धुलते। लेकिन इन सब से हमें हमारे मन को उसकी तरफ ले जाने में मदद होती है। जैसे मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा से शायद पाप नहीं धुलते, लेकिन हमारे को वहां मूर्ति के सामने बैठ के ये हमारे मन को शांत करके और हमारे का ध्यान उधर खींचने के लिए ये तीनों चारों चीज जो मैंने बताई वो जरूरी है। तो मैं इनको ना तो रूढ़िवाद मानूंगा ना अंधविश्वास मानूंगा, पर क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा ये बहुत अच्छा ग्रुप है जो साइंस की दृष्टि से मुझे अच्छा लगा, वो मैंने बताया है। अब आप कोई और आदमी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर को तो मैं ठीक नहीं समझता, आपकी अपनी राय है, वो उसको ही कायम रखिए। लेकिन मैं कोई और आगे बताना चाहे वो बता सकता है, मेरे से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। ये एक परिचर्चा सा है, तो परिचर्चा के तौर पे लिया जाए। ब्रिगेडियर साहब ने अपना एक विषय रखा है, इस पर कोई भी अन्य साथी और कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इसका जो एक्शन का पक्ष है, जो जो एक्शन से संबंधित है कि उसको कैसे एक्शन में लाया जाए, तो उस पर भी आ, बात रख सकते हैं। तो आ, रूढ़वादिता और अंधविश्वास जो है, आ, ये प्रकृति के जो सत्य हैं उसको दरकिनार करते हुए या उनको गलत इंटरप्रेटेट करने को, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने को भी लिया जाता है। अब इसमें आप ऐसा समझो कि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने पेड़ की बात की कि वो पेड़ ऑक्सीजन देता है रात में, और इस तरह से लोगों की मान्यताएं बन गई, और मान्यताओं ने रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का रूप ले लिया। नाखून नहीं काटे जाते हैं किसी दिन पे, या फिर महिलाओं को मंदिर मस्जिद पहन के जाने की स्वतंत्रता नहीं है, या फिर आ, मतलब पर्दा करना है, बुर्का पहनना है। तो इस तरह की रूढ़वादिता जो है, ये हर समाज, हर मजहब में व्याप्त है। और इसको लेकर के, इसको तर्कों के आधार पर इस तरह से आ, रूढ़िवादिता के तौर पर स्थापित किया जाए, और कैसे समाज में जितने भी
प्रकार के अंधविश्वास है, हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर मजहब, हर जाति में है। तो इनको कैसे कम किया जाए, इसको लेके क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या कार्यक्रम बनाने होंगे, इस पर भी थोड़ा सा बात रखने और उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो बारी बारी से सभी लोग अपनी बात रखें। सबसे पहले सुमेर सिंह राजावत जी ने हाथ उठाया है, और फिर संपूर्णानंद जी ने। सभी साथी संक्षेप में 2 से 4 मिनट की अपनी बात रखें। सुमेर सिंह राजावत जी। हुकुम में एक कार्यक्रम में मैं और राजा राम जी दोनों साथ थे। वहां पर यह कहा गया था कि भारतवर्ष वो देश है जहां पर हवन करने से पर्यावरण में सुधार होता है। इतना ही नहीं, अगर स्पेशल तरीके से मंत्र शक्ति का आह्वान किया जाए तो उससे भी पर्यावरण में सुधार होता है। उसमें पर्यावरण विशेषज्ञ महोदय से निवेदन किया था। तो मैं तो परीक्षण तो नहीं किए, लेकिन हम अपने यहाँ हवन और यज्ञ पहले से होते थे और उससे वर्षा की जाती थी, ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। ये मेरा एक तो निवेदन ये था। दूसरा, गाय के गोबर को अगर जीवामृत की फॉर्म में खेतों में डाला जाए तो एनवायरमेंट का कार्बन धरती में जाता है, ऐसा हमारी मान्यता है। विशेष प्रैक्टिकल मतलब साइंटिफिक तरीके से तो अप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने खेतों में अगर जांच की जाए तो कार्बन बढ़ा है। दूसरा निवेदन मेरा ये है। तीसरा निवेदन ये है कि आज का सब्जेक्ट जो था सोच पर सब्जेक्ट विशेष था। मैं सोच के संदर्भ में ज्यादा तो निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि सोच में परिवर्तन पिछले 90 वर्ष में कैसे आया। आपको अगर इजाजत हो तो मैं एक कहानी सुना सकता हूं। जी जी, सुनाइए। आज के राजा ने आम पब्लिक से पूछा कि हमारा राज आपको कैसा लगा। एक पंडित जी जिनकी उम्र लगभग 27, आज की तारीख में 90 और 100 वर्ष के आसपास थी, उन्होंने हाथ खड़ा किया और ये कहा कि हम आपको बताते हैं, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आपका राज कैसा लगा, इसके संदर्भ में आपसे निवेदन करते हैं। तो उन्होंने कहा करिए। जब आपके बाबा का राज था, राजा से कहा जब आपके बाबा का राज था उस समय मैं लगभग 27, 28, 25 साल का था। एक अनुष्ठान करके लौट रहा था। एक नदी उफान पर थी। नदी को जब हमने क्रॉस किया, नदी क्रॉस करते समय अंधेरा हो गया। नदी क्रॉस करते ही हमें पता लगा कि एक लड़की रो रही है। हम उधर की तरफ चले गए। लड़की से जाके हमने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की ने बताया कि मैं पोटड़ी लेके, ये पोटड़ी जो रखी है, पहले धोती में सामान बांधा जाता था, बॉक्स वॉक्स होते नहीं थे, ये पोटड़ी घर से लेकर मैं आ गई हूं। और उस प्रेमी से मेरा ये तय था कि हम दूर किनारे जाएंगे और शादी कर लेंगे। चूंकि आप मेरे हम उम्र हो, आप 8 साल बड़े होंगे, 7 साल बड़े होंगे, आप मुझसे शादी कर लीजिए, अपन दूर शहर किनारे चलेंगे और कमा खा के अपना जीवन यापन कर लेंगे। पंडित जी ने उस बच्ची से पूछा कि आप रहने वाली कहाँ की हो। चूंकि उस समय पंचायतों के क्षेत्र बड़े हुआ करते थे, उसने बताया मैं फला सेठ की लड़की हूं। पंडित जी ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी बहन लगती हो। वो एक साथ खड़ी हुई, कहां जा रही हो, आत्महत्या करने, आपने मुझे घोर दुविधा में डाल दिया। उसने हाथ पकड़ा और ये कहा भाई के होते हुए आप आत्महत्या नहीं कर सकती। उसने कहा आपने और जबरदस्त दुविधा में डाल दिया कि भाई के होते हुए दुविधा कैसी। उसको पुचकारा और ये कहा बहना आप परेशान नहीं हो, सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम्हें तनाव करने की कतई जरूरत नहीं है, आंसू पहुंचिए। और उस बच्ची को और वो पंडित जी दोनों उसको घर लेके उसके सेठ जी के घर चले गए। सेठ जी के घर जैसे ही पहुंचे उनकी आवभगत हुई और उन्होंने बताया कि इस तरह से इस बच्ची को डकैत लेके चले गए थे और हमने इसका पीछा किया और पीछा करने से ये धन और बच्ची को हम सुरक्षित ले आइए, ये मेरी बहन को आप संभालिए। उन्होंने, सेठ जी ने काफी आवभगत की। आवभगत करने के बाद धन सेठ जी को पारितोषिक में दिया गया। सेठ सेठ जी ने पारितोषिक में धन दिया। पंडित जी ने धन लेने से ये कह के मना कर दिया वो मेरी बहन लगती है, मैं धन नहीं ले सकता। क्या एक बहन की इज्जत बचाना के बदले में धन लिया जा सकता है? धन नहीं लिया जा सकता। बहन की तो इज्जत बताइए, हमने तो उत्तरदायित्व निभाया है। ये उस समय का केस था जिस समय आपके बाबा का राज था।
बाबा साहब के आपके स्वर्गवास के बाद आपके पिताजी का जब राज आया तो उस राज के टाइम एक नई चीज देखने को मिली कि उससे बाबा के राज के समय तो प्रत्येक शादी ब्याह सब कार्यक्रम में लोग जुड़ते थे। कोई लकड़ी ले आता था, कोई दूध ले आता था, कोई गाजर ले आता था, बारातें लंबे समय तक रुकती थी, गांव वाले सारे मिलके शादी ब्याह सब में सहयोग करते थे, सारे कार्यक्रम ऐसे ही हो जाते थे पूरे। जब आपके पिताजी का राज आया तो उस समय पता लगा कि लोग इलीगल तरीके से धन पैदा करने लगे हैं। मुझे तो धन पारितोषिक में मिल रहा था, इसलिए मुझे आपके पिताजी के राज के समय ये महसूस हो गया कि बेटे तुझे तो धन तो पारितोषिक में मिल रहा था, लेना चाहिए था। रात को मैं 90 वर्ष का हो गया, सोते सोते मुझे ख्याल आया बेटे तेरे से गलती हो गई, तुझे धन तो लेना ही चाहिए था, उस लड़की से शादी भी कर लेनी चाहिए थी। ये पिछले 90 वर्ष में जो सोच में गिरावट आई है, इस गिरावट के बिंदु हमें तलाश करके उसके एडवर्स जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, सोच में परिवर्तन होने की हमारे हिसाब से कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं थोड़ा सा इनको जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी, आप दे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। आपके इस स्टेट में मेरा एक दोस्त है जिसमें हवन के धुआं से मेडिसिन काफी इलाज होते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज मिला है और ये सत्य है। मैंने केवल इतना कहा है कि घी जलाने से ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन खत्म होती है। तो ऑक्सीजन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें हवन में गुणवत्ता नहीं है। हवन में बहुत बड़ी गुणवत्ता है। मुझे ये तो नहीं पता कि उससे बारिश होती है या नहीं, ये तो एक पुरानी मान्यता है। लेकिन आज तो पेटेंट मिल गया है कि हवन में जो आप जड़ी बूटियों का वो डालते हैं, इवन तो उससे काफी सांस में जब अंदर जाती है तो बहुत सी बीमारियों का इलाज हो गया। इसकी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट मिलती है। हवन की जो धुआं, जो हवन की जो राख है, उनको तो हम खेती में भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने केवल एक पॉइंट रखना है कि गाय के घी या किसी चीज का भी कोई चीज जलानी है तो ऑक्सीजन लगती है, निकलती नहीं। ये बहुत क्लियर हो गया। दूसरा आपका पॉइंट कि गाय के गोबर में है ना, मैं तो खुद ही उसका विटनेस हूं। गाय के गोबर में वो जीवाणु चाहिए जो आजकल हम केमिकल खाने से कम होते जा रहे हैं। गाय के जीवाणु में 300 से 400 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं पर ग्राम, और उनकी वैरायटी होती है। हमारे यहाँ जो 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, ये माइक्रोब्स थे। हमारे गाय के गोबर में लक्ष्मी बोलती है, ये माइक्रोब्स थे। उनको दोबारा से कैसे लाएं, उस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है। हमारी गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय का, इस पे अलग से मैं चर्चा कर लूंगा, सारे जानवरों से बेस्ट है, मैंने कई बार की भी है। और ये केवल और केवल इसका रीजन है कि हमारे यहाँ के माइक्रोब्स जो सारी चीजें उनका अच्छा बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, वो गाय के पेट में ऐसा काम करते हैं, घास से ये बनाते हैं। और फिर बाद में वो जो गोबर है वो भी यूजफुल है। पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि गाय का गोबर पृथ्वी के लिए है, लोकल पृथ्वी के लिए। आप अगर कल मद्रास से गाय का गोबर लाकर अपने खेत में डालोगे, वो इतना यूजफुल नहीं होगा जो आपके घर की गाय का होगा। ये प्रकृति के नियम के अनुसार है। तो ये दोनों पॉइंट वैलिड हैं। जो स्टोरी सुनाई उसमें मेरा कोई बयान नहीं है आपकी सोच के। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, संपूर्णानंद जी, और फिर इसके बाद प्रेमानंद जी। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं दो बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। एक तो आपने पूछा कि समाज में ये ऊंच नीच की भावना किस तरह से मिटाई जा सकती है। इसमें सबसे मुख्य कारण जो मुझे लगा कि अंतरजातीय विवाह और अंतर सांप्रदायिक विवाह को अगर हम सौहार्दपूर्ण ढंग से सामाजिक दायित्व समझेंगे तो इसमें चांसेस है कि हमारे समाज में ये जो जाति व्यवस्था है या ये जो अपना संप्रदाय व्यवस्था है, इनके अंदर से जो दरारें हैं या इनके अंदर दीवारें हैं, वो दीवारें गिराई जा सकती है। लेकिन ये सौहार्दपूर्ण ढंग से होगा, पारिवारिक और सामाजिक तरीके से होगा, तभी होगा। अगर वो लड़का लड़की की इच्छा से किसी ने इक्के दुक्के ने कर लिया या उसका उदाहरण देने लगे, तो उस तरह से नहीं होगा। ये सामाजिक
एक्सेप्टेबिलिटी के साथ होगा, तब इसमें दरारें खत्म होगी। पहली बात। दूसरी बात थी ये पॉल्यूशन की। सरकारों के पास इतनी सामर्थ्य है। पीछे गडकरी जी ने एक बार, जब वो पहले जल परिवहन मंत्रालय उनके पास आया था, तो सजेशन मांगा था कि किस तरह से नदियों को हमारे को स्वच्छ किया जाए, और गंगा को स्वच्छ करने के लिए 20-22 हजार करोड़ का बजट भी एलोकेट कर दिया था। उनको मैंने एक ही सजेशन दिया था कि 3 बारिश, 3 सीजन, 3 साल, यानी कि 3 साल आप गंगा में डालना बंद कर दो गंदगी, गंगा स्वतः पवित्र हो जाएगी, गंगा स्वतः स्वच्छ हो जाएगी। हमारा जो गंगा के या किसी भी नदी के, किसी गुड़गांव में हम देख रहे हैं, घाटा गांव से एक नदी आती थी जिसको बादशाहपुर ड्रेन कहते थे। वो घाटा का, अरावली का सारा पानी बरसाती लेके आती थी और ले जाकर इधर ये जो नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन में डालती थी, और नजफगढ़ ड्रेन ले जाके यमुना में डालती थी। अब इन्होंने इस ज्ञान रहित विज्ञान के विनाश ने इस घाटा की जो ये बादशाहपुर ड्रेन थी, ये बेच दी बिल्डरों को। अब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, पानी को रास्ता नहीं मिल रहा, पूरा पानी गुड़गांव में शिफ्ट हो जा रहा है। और बरसात के दिन आपने देखा होगा कि कितने घंटों का, कितने 2-2, 3-3 दिन जाम रहता है। तो इस तरह से हमने अगर प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की, तो प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी जी। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम उनके अंदर जो त्रुटियां पैदा कर रहे हैं, वो अगर हम त्रुटियां पैदा करना बंद कर दें। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे ये मुट्ठी है, ये हमने जोर से बंद, जितनी ताकत है उतनी जोर से बंद कर रखी है। तो जोर से बंद कर रखी है, और मैं कहूं कि आप ये ताकत लगाना बंद कर दो, बस जो ताकत आपने इंटेंशनली लगा रखी है वो ताकत लगाना बंद कर दो, तो ये मुट्ठी स्वतः खुल जाएगी। ये प्रकृति की जो धारा है, इस धारा के अंदर अगर हमने रुकावटें पैदा करनी बंद कर दी, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। दोनों चीजों के ऊपर आज जो चर्चा चल रही थी, एक तो अंतरजातीय, अंतर सांप्रदायिक, सौहार्दपूर्ण विवाह, सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी के साथ होना बहुत जरूरी है समाज के अंदर। एक नई एक योग्यता को और अच्छे तरीके से निखारने के लिए, और उसकी गुणवत्ता को निखारने के लिए। दूसरा, ये पोल्यूशन का जो नदी और जल का पोल्यूशन बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो रहा है आज के दिन। तो इसके लिए, इसी के साथ धन्यवाद जी। अभिषेक जी, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सही हैं। प्रकृति तो नहीं कहती कि आप अंतरजातीय विवाह ना करें, ये तो हमारा सिस्टम है। और इन्होंने जो सलाह दी है वो इसको सुधारने के लिए, उस तरफ आने के लिए दी है, बहुत अच्छी सलाह। साबी, उस नदी का नाम संपूर्ण जी साबी नदी है, वो मेरे गांव से आती थी। हाँ, देखो कितना बुरा हाल कर रखा है उसका। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो नदियों को बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और ये बात सत्य है कि हम ये जो सीवरेज का पानी और कोई भी गंदगी, नदी को निर्मल रखने के लिए नदी का प्रकृति ने 2 रूप दिए हैं। नंबर एक, कोई भी नदी, गंगा के को भी मिला के, एक अविरल और एक निर्मल। अविरल का मतलब होता है कि वो बाहर से कहीं से भी चलती रहे। हमने तो ड्रेन बना दी बीच में, चलती रहे पानी। चलते पानी में बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करते, ये तो वो मान्यता है। और दूसरी निर्मल में क्या है कि आप उसमें गंदगी ही मत डालो। आप पानी लेना है उठा लो, लेकिन उसमें उल्टी गंदगी नहीं डालो। और इसका तो आपने जो पॉइंट बताया, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। ये कहते हैं कि हमने एसटीपी से सीवरेज को साफ कर दिया, नहीं, साफ हो ही नहीं सकता। उसमें बैक्टीरिया के खाने के लिए भोजन तो रहेगा ही, और कोई इधर उधर से आएगा एकदम ग्रो कर जाएगा। आपने स्टैंडिंग बना दिया, झील में
क्यों ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, चलती नदी में क्यों नहीं करते? यही तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि महाकुंभ में आपका इकट्ठा जहां पानी था वहां बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा थी, जहां चल रहा था वहां नहीं थी। तो आपके दोनों पॉइंट बहुत सॉलिड हैं। औरों को टाइम देते हुए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। धन्यवाद। जी प्रेमानंद जी, इट्स योर टर्न। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को प्रणाम। और जो चर्चा हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। सोच बदलने की बात है। आज के 50 साल पहले का इतिहास तो मुझे पता है, उसके आगे का नहीं पता। क्योंकि 50 साल पहले जो हम अन्न खाते थे पूर्णतया जैविक होता था, शुद्ध और शाकाहारी होता था। उसी हिसाब से हमारी सोच भी थी। हम सभी लोग शादी ब्याह में एक दूसरे के लिए पूरे गांव से, हमको याद है कि अगर किसी गांव में शादी होती थी तो पूरे गांव की बैलगाड़ी, पूरे गांव की घर की चारपाइयाँ, पूरे गांव के घर के तखत, पूरे गांव के जितना दूध दही घी होता था सब उस घर के लिए होता था जिस घर में शादी का कार्यक्रम होता था। हमने भी कई शादियां अपने समय में इस तरह की निपटाई। 3-3 दिन तक बारातें रुकती थीं। पूरा गांव सम्मान से उनकी बारातियों का सम्मान करता था। ये एक सोच की देन थी, अच्छी सोच थी उस समय जमाने में। संसार में, हमारे अपने भारत में तो इतना था ही था, विदेश की बात हम क्या जाने। और जैसे जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने केमिकल का प्रयोग बाहर से किया, केमिकल जो प्राकृतिक है वो तो हमें मिल ही रहा है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन जो ये पेस्टिसाइड, यूरिया, ये सारी चीजें जो आने लगी, इससे हमारी सोच भी बदलने लगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसे ही हमारा मन बनेगा, विचार बनेगा कि हम खा क्या रहे हैं। इस पर विचार होने की जरूरत है। हम जब तक अपना आहार नहीं बदलेंगे हमारी सोच कभी नहीं बदल सकती, हम लाख प्रयास कर लें। हमारी गौ माता, एक बार जब विवेकानंद जी विदेश में गए तो उन्होंने पूछा किसी ने कि आपके यहाँ गाय, तो आपके यहाँ दूध किस, दूध भैंस का अच्छा होता है। कहीं नहीं, वो काऊ गाय क्या है। कहीं नहीं, आपने दूध के बारे में पूछा है तो दूध भैंस का अच्छा होता है। गौ माता तो हमारी अमृत देती हैं, तो अमृत के तुल्य हमारा गौवंश का दूध होता था। गौ माता का होलिस्टिक और जर्सी ला करके विदेशी गाय घुसेड़ करके बीमारियों का घर बना दिया। हार्ट अटैक, शुगर, जितनी भी बीमारी आ रही हैं सब उस गाय की वजह से आ रही हैं। जो बाजार में बिक रहा है या जो पैकेट में बिक रहा है, जो कि डेनमार्क वगैरह में वो दूध नहीं खाया जाता है, पाउडर बना करके विदेशों में, दुनिया के तमाम देशों में भेज दिया जाता है और वो पाउडर रूप में आकर के हम लोगों को मिलता है। हम लोग उस पैकेट को बड़े इत्मीनान से पीते हैं। और वो गाय हमारी जो गौ माता थी आज सड़कों पर भटक रही हैं। हमारा जीवन भी भटक रहा है, हमारी सोच भी भटक रही है। तो कभी भी हमारी सोच अच्छी हो ही नहीं सकती अगर हम अच्छा अन्न नहीं खाएंगे। इसीलिए हम लोग पुनः परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। हमारा अन्न जब बदलेगा, हमारी अन्न जब जैविक आएगी, हमको जब खाना पीना सब शुद्ध शाकाहार मिलेगा, तो ये निश्चित है कि हमारी सोच बदलेगी। आज हम आपस में बात करते करते एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, ये केवल अन्न की वजह है। पहले एक व्यक्ति बोलता था गांव में, मुखिया, और सारे उसका समर्थन करते थे, काम करते थे। गलत होता था तो उससे कह देते थे कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन आज तो कोई भी कुछ बोलता है तो उस पर तुरंत कटाक्ष और प्रश्न आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो पहले हमको अपना आहार बदलने की जरूरत है, अपने आप सोच बदल जाएगी। और सोच बदलने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई हो तो कोई महापुरुष की अगर जानकारी में हो तो बताए। हमको भी अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि सभी लोग सोच में ही परेशान हैं। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, न शिक्षा में कोई परिवर्तन हो सकता है, न
किसी के जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है। हमको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए अभिषेक जी बहुत परेशान हैं, बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, तमाम तरह के विद्वान लोगों से परामर्श करके और सोच पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जब तक किसान नहीं जागरूक होगा, जब तक वो सही अन्न नहीं उपज करेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत सोच को नहीं बदल सकती। हमारी सोच तभी बदलेगी जब हमको अच्छा आहार मिलेगा और लोगों से अच्छा व्यवहार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात बताई है प्रेमानंद जी ने कि भोजन तो प्रकृति का हिस्सा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने आदमी के लिए बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि सोच तो आदमी के पास है, हमारे जानवरों के पास तो सोच नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जानवरों को केमिकल रहित खाना दीजिए। प्रकृति ने उसमें अंदर जो कीटाणु दिए हैं वो जहरीले खाने से मर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, इसलिए उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। उसको वापस लाइए। हम केवल जनरली, मैं प्रेमानंद जी को नहीं कह रहा हूं, जनरली हम जो लोग हैं, मैं भी उसमें एक हूं, हम सोचते हैं कि मैं अपनी गाय से क्या ले लूं, क्या बिजनेस कर लूं, लेकिन मैं गाय को क्या दे रहा हूं कोई उस पर बात ही नहीं कर सकता। हमारी गाय का जो नस्ल है वो बिगड़ गई, उसमें क्रॉस ब्रेड, फलाना ब्रेड, ये ब्रेड आ गई, तो हम उसको वापस क्यों नहीं लाएंगे? ये पॉइंट, और उसका भोजन बहुत सॉलिड पॉइंट है, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, ये पॉइंट हमारे सब जीवों के लिए है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। धन्यवाद। इसमें राजाराम जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पशुओं को आहार दे रहे हैं या मनुष्यों को या जीव जंतुओं को जो आहार दे रहे हैं और इसके अंदर जो केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह जिसकी वजह से त्रुटियां आई है, इसका मुख्य कारण जो हमारा, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हमारी जो मानसिकता के अंदर अर्थ से सब चीजें कनेक्ट कर दी गई है। पैसा, अर्थ मतलब पैसा से, पैसे से हमारे समाज के अंदर मापदंड जब पैसा बन गया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर मापदंड पैसे को बना दिया गया है, तो हर आदमी उस दौड़ में लग गया है। और जब हर आदमी उस दौड़ में लग जाएगा कि मैं इससे फालतू, मैं इससे फालतू, मैं इससे फालतू हो जाऊं, तो ये एक मतलब ये केमिकल मिला देना, उत्पादकता बढ़ा देना, जर्सी मिला देना, देसी में उत्पादकता बढ़ा रहे, ये एक होड़ में लग जाएगा आदमी, होड़ में लग गया है आदमी, लग जाएगा क्या, लग गया है। और ये जो होड़ है, ये होड़ अंतलेस है, एंडलेस है। इस होड़ को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये खत्म करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर अमूल चूल परिवर्तन की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसकी तरफ ना सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना समाज ध्यान दे रहा है। किसी को भी कह दो सर फोड़ने को आता है जी, तू तो भाई बाबा बन जा, तू तो भाई ये कर ले, तेरे तो घर बार ये है वो है, ये सब चीजें समाज के अंदर हमारे साथ इस। तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई जो डाल रहा है। मैं यहाँ गाय पाल रहा हूँ गुड़गांव जैसे महंगे शहर के अंदर, और आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा कि हम किस तरह का उस साहिवाल गाय को खाना खिला रहे हैं, एंड यू विल लव इट। आपको महसूस होगा कि मैं मतलब इतनी दूर दूर से सीमन लेके आ रहा हूँ, सांड नहीं रख पा रहा क्योंकि गायों की संख्या कम है, तो सीमन लेके आ रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे, और उनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये एक एक आदमी को ही सुधरना, मेरे को ही सुधरना पड़ेगा जी। समाज बड़ा मुश्किल है सुधरना बगैर शिक्षा व्यवस्था के, समुचित शिक्षा व्यवस्था के ढांचे के ठीक किए बगैर समाज को हम 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग नहीं सुधार सकते जी। थैंक यू। अभिषेक जी। आपने जो शिक्षा व्यवस्था की बात बताई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बातें तो कर लेते हैं आपस में शिक्षा व्यवस्था बदलने की, अच्छी व्यवस्था लाने की, लेकिन हमारे सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है।
हम लोग आपस में बातें तो बड़ी ओजस्वी और तेजस्वी बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बेटे का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, हमारी लड़की का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, हमारी लड़की के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। वो तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं। जब वो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, मैकाले की शिक्षा पा रहे हैं, तो हम शिक्षा व्यवस्था बदल कहाँ से देंगे? शुरुआत तो हमको अपने से ही करनी होगी, और ये शुरुआत कोई नहीं कर पा रहा है। ये शुरुआत जिस दिन हो जाएगी, उस दिन शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाएगी और सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी। मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया, न खुद पढ़ा, पुरानी पद्धति से पढ़ा। और जो भी विद्यालय हैं जो कॉन्वेंट नहीं है, कि मर्सी मेमोरियल, धमाका मेमोरियल, ये सब मेमोरियल जो क्रिश्चियनिटी वाले जो हैं, इन सब स्कूलों में पढ़ के हमारे बच्चे बर्बाद हुए हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हुई हैं बच्चों की। इनके अंदर सम्मान न करने की एक वो हो गई है, टेंडेंसी बन गई है कि माँ बाप के पैर छूने में भी उनको शर्म आती है। ऐसी आज हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है। तो शिक्षा व्यवस्था हमारी केवल गुरुकुल व्यवस्था ही सबसे अच्छी थी। उसमें अब हम लोग जो प्रयोग करने जा रहे हैं या करेंगे, उसमें केवल गुरुकुल के साथ साथ सारी विद्याओं का हम ज्ञान देंगे। जो मैकाले के सिस्टम है उसको खत्म करेंगे और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और रही बात आपने जो बोली थी आनंद जी, स्वरूपानंद जी, की अंतरजातीय विवाह कभी नहीं हुए, किसी युग में नहीं हुए, वो अब भी नहीं होंगे और ना भविष्य में कभी होंगे। आपका सुझाव अच्छा है। आज एक जिहादी जिहाद कर देता है, वो दूसरे संप्रदाय का है, तो कितना बवंडर होता है। एक लड़की दूसरे बिरादरी की लड़के से शादी कर लेती है, कितना बवंडर होता है। तो ये सब सोच पे डिपेंड करता है। जब हमारी सोच अच्छी थी तब भी ये नहीं होता था, आज सोच खराब है तब भी नहीं होता है, फिर सोच हमारी बदलेगी तब भी नहीं होगा। अंतर जाति विवाह और अंतर संप्रदाय विवाह ये कभी संभव नहीं है भारत के अंदर। विदेशों में तो चल रहा है, वहां तो 2 घंटे की शादियां होती हैं, 4 घंटे की शादियां होती हैं। तो वो कल्चर अपने भारत में तो लाना संभव नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं हैं। और रही जात पात की बात, तो केवल विवाह काम काज में आप जात पात का मतलब रखिए, बाकी समाज में जात पात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक समान सबको रह करके अपना जीवन चलना चाहिए, और इसी से हमारे समाज में और देश में सुधार हो सकता है और शिक्षा में भी सुधार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात है जी। एक्चुअली इसमें प्रेम के 3 स्तर हैं। पहला स्तर जो है वो भौतिक स्तर है। भौतिक स्तर हमारे को परिवार से बांधता है और विवाह से बांधता है। भौतिक स्तर हमारे को समाज से बांधता है। बंधन जो है हमारा भौतिक स्तर पैदा करता है। जबकि इससे ऊपर अगर उठे, इस स्तर से, भौतिक स्तर से ऊपर जब प्रेम उठता है या रूपांतरित होता है, तो वो मानसिक स्तर पर आता है, बौद्धिक स्तर पर आता है, मन की स्तर पर आता है। मन चंचल है, शरीर स्थिर है, ठहरा हुआ है, एक एक वस्तु है। और मन चंचल है, मन की गति तेज है। आप हमारे जो पूर्व के देशों में जो विवाह प्रथा जिस तरह की आप बता रहे हैं, ये स्थिर है। हमारी विवाह ज्यादा चलते हैं। अभी थोड़ा बहुत मन के स्तर पर जब प्रेम आने लगा है तो विवाहों में थोड़ी अड़चने आने लगी है। इधर मन भर गया, उधर मन भर गया, उधर चल दिए, उधर चल दिए। ये जो पश्चिम के अंदर जो मन के स्तर पर प्रेम है, ये प्रेम हमारे शरीर के तल के ऊपर जिस प्रेम को हम बात कर रहे हैं उससे तो बेहतर है, नो डाउट। क्योंकि मन के स्तर पर अगर प्रेम नहीं उठेगा तो आत्मीय स्तर पर प्रेम नहीं जाएगा। तो अब बात आती है कि इस मन के स्तर से प्रेम को उठा के आत्मीय स्तर पर ट्रांसफॉर्म करने की। आत्मीय स्तर पर जब प्रेम ट्रांसफॉर्म होगा
तब जो स्थिरता आएगी, नो डाउट कभी रहा होगा, हो सकता है मैंने अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत पुराने समय में रहा हो कि मतलब आत्मीय स्तर पर प्रेम में हमारे ग्रस्त बसे हों। लेकिन आज के दिन जो हम देख पा रहे हैं, ये आत्मीय स्तर पर प्रेम में ग्रस्त नहीं बस रहे हैं, ये मोह के अंदर जकड़कर ग्रस्त बस रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। तो आत्मीय स्तर पर प्रेम होगा वो स्थिर होगा, वो शारीरिक स्तर के तल के ऊपर जो प्रेम है उससे भी ज्यादा स्थिर होगा, उसमें स्वच्छंदता भी होगी, उसमें मन जैसी चंचलता भी होगी, उसमें शारीरिक तल जैसी स्थिरता भी होगी, और उसमें आत्मीय प्रेम जैसी गहराई भी होगी। तो हमारे को जो जिस एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करना चाह रहा हूं, वो जो 0 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे के अंदर जो हम फीड कर रहे हैं, जब उसका ब्रेन फिजिकली डेवलप हो रहा होता है, उस दौरान जो हम फीड कर रहे होते हैं एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, वो फीड करा हुआ जो मटेरियल है वो बड़ा ही चिंतनीय है। उस उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, नथिंग एल्स। कोई भी काम नहीं करता, हमारी कोई किसी तरह की कोई बात काम नहीं करती। आप एक हिंदू ब्राह्मण और श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए नवजात शिशु को भेड़ियों में छोड़िए, और 4 साल 5 साल बाद जब उसको लेके आओगे तो वो भेड़ियों की तरह से खाना खा रहा होगा, भेड़ियों की तरह से राम रहा होगा, भेड़ियों की तरह से 4 पैरों से चल रहा होगा। ये जो उसने भेड़ियों की एजुकेशन ली है, वो आपके जन्म के ऊपर निर्धारित नहीं कर रही उसके व्यवहार और उसकी संपूर्णता को। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम जो बना रहा है हमारे को, जैसे आपने कहा मैकले, मैकले की जो एजुकेशन सिस्टम वो नौकर बनाने के लिए ही उन्होंने डेवलप की थी। तो नौकर बन रहे हैं ना जी, ऐसा थोड़ा है नौकर नहीं बन रहे। आज देखो हम मैकले पढ़ पढ़ के नौकर बन रहे हैं, अपने रूपांतरण को भूल के नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, और जिसकी वजह से आज बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो वो भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर, मेरे ख्याल से 24-25 को हम मिल रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा हो जाए थोड़ी बहुत। लेकिन इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है, जिसमें हमारे गीता में लिखा है कि पता नहीं महाभारत में लिखा है कि जब तक इस पूरे ब्रह्मांड का जब तक कण कण खुश नहीं होगा, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, ऐसा मेरा समझना है। अगर कोई भी किसी भी कारण से भी दुखी है, मेरे कारण से नहीं किसी और कारण से भी दुखी है, लेकिन वो दुखी है तो भी मैं खुश नहीं रह सकता। मेरा समझना ऐसा है, जब से ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमारे अर्थ के अंदर मतलब अर्थ को महत्व दिया है, उसकी वजह से अति संग्रहवाद को बड़ा महत्व मिल गया है। जिसके पास धन है, अकूट धन है जी, 5-5 हजार करोड़ की शादियां की जा रही हैं, और हम जाने अनजाने उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस ग्रुप में भी कई लोग बैठे हैं, बैठे होंगे निश्चित तौर पर, कि आज आज इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। कल उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी उन्हीं के साथ खड़े थे। तो हम जाने अनजाने इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अर्थ को महत्व दे रहे हैं। हम चुनाव, क्योंकि युद्ध का मैदान तो देखो, लोकतंत्र में युद्ध का मैदान है चुनाव। यहाँ तो कोई फिजिकल वॉर तो हो नहीं रही कि तलवार से काटेंगे, यहाँ तो अपने बटन दबाना है। चुनाव के अंदर सही उम्मीदवार चुनना है। चुनते का है हम कांग्रेस का ये है, फलाने की हवा ज्यादा है, बीजेपी का ये है, फलाने की हवा ज्यादा है, बसपा का ये है, भाई हमारी कौम से है, फलाने का ये। हम उस उम्मीदवार की योग्यता, अब मैं तो गांव गांव में जाके कह रहा हूं कि ऊपर वाले सारे जो दलों से टिकट लेके आ रहे हैं, 5-5, 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ रुपए की जो टिकट ला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आपका कोई भला नहीं करेंगे। आप नीचे से कैंडिडेट सेलेक्ट करना शुरू करो। जब तक हम नीचे से कैंडिडेट सेलेक्ट करने की प्रथा नहीं डालेंगे, तब तक ये जो हम सोच रहे हैं कि इस तरह के अमूलचूल परिवर्तन करेगा कौन? जो अर्थ का शास्त्री है वो तो अर्थ की बात करेगा। अमूलचूल परिवर्तन करेगा वो जो आदमी उसका जानकार भी है, नीचे स्तर के ऊपर उससे जूझ भी रहा है,
और उस समस्या का मतलब कुछ 10 करोड़ की टिकट भी नहीं लेके आ रहा है, वो बात करेगा वहां पर विधानसभा लोकसभाओं में जाकर, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज तो पापड़ बेल रहे हैं जी, हम भी एक गुरुकुल खोल के बैठ जाएंगे, गुरुकुल जैसा खोल के बैठ जाएंगे और अपने स्तर पर थोड़ा बहुत 10-5 लोगों को अच्छा कर देंगे, इतना ही कर सकते हैं। ज्यादा ताकत सरकारों के पास है, ज्यादा सामग्री संसाधन सरकारों के पास है, उनसे हमने सवाल पूछना होगा कि भाई ये क्यों नहीं किया। अब जैसे राजा राम जी ने कहा साबी नदी इनके गांव से जाती है, वहां पर भी मैं गया, साबी नदी के ऊपर भी मैंने बात की। अब यहाँ जो गुड़गांव वाली घाटा वाली जो नदी है जिसको खत्म कर दिया गया, इसके ऊपर मैंने आरटीआई लगाई। तो इन्होंने कहा कि भाई ये मेरे को कमिश्नर ने बुलाया और कमिश्नर कहता है कि भाई हम इसका कोई समाधान निकाल रहे हैं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिलो। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के एससी से मिला, वो कहता है कि हमने 3,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है, इस नदी को हम अंडरग्राउंड बना रहे हैं। और वो नदी का अंडरग्राउंड बनाने का 3,000 करोड़ रुपया आया भी होगा निश्चित तौर पर, और कहीं कहीं टुकड़ों में उसको नाले का रूप बना के और अंडरग्राउंड करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अभी भी वो एक नाला है, गंदी ये जो पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और पूरे सेक्टरों का वेस्ट उसके थ्रू नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू यमुना में जाते हुए ये गंगा में जा रहा है। तो धन्यवाद दूर रहते हैं। बात बताइए। आगे कोई आगे आप गाइड करिए कोई और साथी। श्री जी अपने कुछ विचार रखे हैं। श्री जी। माननीय श्री जी तो अपने को अनफिट पाते हैं ऐसे समाज में। हम सब साथी कम से कम 16 हैं जो सोच बदलने की बात सोच रहे हैं समाज में। मेरा निवेदन है कि रोज सुबह से शाम तक अपने को ऑब्जर्व करें कि मेरी सोच में कहाँ बदलाव आया। अगर मैं रोज रोज वही हूं जो इतने सालों से ढो रहा हूं, तो मेरे से समाज में कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं हो जा सकती है। अगर खुद ही बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, चाह रहा हूं कि दूसरे बदल जाएं, एक प्रक्रिया है। रोज आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी सोच में कहीं बदलाव आया तो किस डायरेक्शन में आया, समाज को नया रूप देने में आया या समाज को विद्रित रूप देने में आया। मेरी सोच प्रकृति के सहायक हो रही है या प्रकृति के खिलाफ हो रही है। मैंपन कितना हावी है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी सोच सब लोग माने, मुझे सारी दुनिया का समाधान मालूम है, इससे बाहर आना पड़ेगा गुरुदेव। अगर मेरी सोच में ही सब कुछ का समाधान था तो अभी तक समाधान मिल गया रहता है। मैं को हम में बदलना पड़ेगा कि हमारी सोच, और उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे की सोच को जरा सुने समझें, और हो सके तो अपनी सोच में रोज थोड़ा सा बदलाव लाएं जो प्रकृति के सहयोग में हो, मानव समाज के सहयोग में हो, और वास्तव में नव रचना के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने। थैंक यू। बीच में ओमेन सिंह जी अपनी बात रखें, उसके बाद रणबीर शर्मा जी। ओमेन सिंह जी अगर सुन रहे हो मेरी आवाज। जी प्रेमानंद जी। जी, आज सोच पे चर्चा चल रही है, सोच पे। हेलो, हाँ जी। मेरा फोन चलते चलते कुछ दिक्कत कर गया, कान पे लगाता हूँ नहीं, तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, यहाँ सबको सुनाई पड़ रही है। राजा राम जी के टॉपिक पर या मैं वक्ता ने अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए हैं उस पर। चलिए रणबीर शर्मा जी तो सोच के विषय में अपने कुछ रखें विचार, बाद में उमेन जी। जी प्रेमानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों के मैं विचार अभी सुन रहा था सोच के बारे में, अपनी अपनी समझ के मुताबिक सभी लोग अपनी बात बता रहे थे। मेरी समझ इसमें थोड़ा सा अलग है। वो यूं है कि भाई हर एक सोच जो है ना, जहां बच्चा पैदा होता है अपने परिवार से चलती है,
आपके परिवार का क्या सिस्टम है। परिवार के बाद आप जहां रहते हैं, गांव में रहते हैं या आप शहर के किसी वार्ड में रहते हैं, उन मोहल्लों का, पड़ोस का, उनका क्या व्यवस्था है। और इसी प्रकार से फिर आपका शहर आ गया, आपका गांव आ गया, और आपका राज्य आ गया, और आपका राष्ट्र आ गया। जो भी हमारी सोच है वो हमारे सिस्टम, व्यवस्था में जकड़ जाती है। जैसी व्यवस्था एक बच्चे को दी जाती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे वो स्कूल में हो, या फिर उसका नौकरी पेशा में हो, वहां व्यवस्था क्या है, किस प्रकार के लोगों की व्यवस्था है। और व्यवस्था हमेशा बनाई जाती है हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, देश के प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, वही व्यवस्था हमारी सारी बनाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो। जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे करप्शन की हो, चाहे महंगाई की हो, ये सारी व्यवस्थाएं इन नेताओं के द्वारा बनाई जाती है। अब ये नेता की चाबी आपके पास है, और उस चाबी का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये भी आपके पास है। तो हम इस सिस्टम के सभी लोग सहभागी हैं, और इस सिस्टम को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक लोगों की या बच्चों की या आने वाली पीढ़ियों की, या जेन जी नया वर्ड आ गया है, इनकी सोच नहीं बदलने वाली मेरे भाइयों। खूब अच्छी तरह से सोच लो आप। इसलिए हम इसे नीचे से शुरू करके, कभी भी सोच ऊपर वाला नहीं बदलता। बाई चांस कोई बहुत अच्छा आदमी परमात्मा की कृपा से आ जाए और वो लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री हो और वो उस सोच को बदलने में मदद करे लोगों की, जय जवान जय किसान के नारे से, तो बात अलग है। नहीं तो सोच आपकी नीचे से ही बदलेगी। आप जहां रहते हैं, वो शहर का एक वार्ड है या मोहल्ला है या आपका गांव है, उस गांव में जब तक आप लोगों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, आपका अपना गणतंत्र नहीं होगा, और उस गणतंत्र की आवाज से आपके गांव की सोच बदलेगी, आपके युवाओं की सोच बदलेगी, वो मोहल्लों से सोच बदलेगी, उस सोच से फिर स्कूल की सोच बदलेगी, शिक्षा से बदलेगी, शिक्षा के बाद जो स्वावलंब उसके पास होगा उससे सोच बदलेगी। तो इसलिए आज के दिन हमारे पास सोच बदलने का एक ही तरीका है हम अपने अपने गांव और शहरों में अपने गणतंत्र, अपने स्वराज को बनाएं, और स्वराज की उस व्यवस्था से अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करें, और इस विकास की जो विनाश लीला चल रही है इसको रोकें। क्योंकि जो विनाश लीला कर रहा है वो आपके आसपास कहीं रह रहा है, या तो गांव में रह रहा है या मोहल्ले में रह रहा है। जब तक उसके ऊपर आपका तंत्र भारी नहीं होगा, उसके ऊपर तलवार नहीं लटकेगी, वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। चाहे वो भोग तंत्र हो, चाहे भौतिकवाद हो, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, वो आपके इस सिस्टम से ही सुधरेगा। आप किसी भी विकल्प पे बात कर लो, चाहे गौशाला की बात कर लो, चाहे गौ माता की बात कर लो, चाहे अपनी प्राकृतिक खेती की बात कर लो, ये सारी आपकी इस लेवल से ही चेंज होनी शुरू होगी। हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम सभी लोग बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, और इसी की ट्रेनिंग हम 24 तारीख को और 25 तारीख को करेंगे। सभी विशेषज्ञ वहां अपने अपने फील्ड के आएंगे, जो जो जहां जहां काम कर रहा है, शिक्षा पे कर रहा है, चिकित्सा पे कर रहा है, प्राकृतिक खेती पे कर रहा है, विष मुक्त खेती पे कर रहा है, वो सभी विशेषज्ञ वहां होंगे, और उन्हें अपने अपने प्लेटफॉर्म को तलाशना है कि हम इस सोच को किस तरीके से, हम जहां रह रहे हैं वहीं से शुरू करें, चाहे अपने शहर से शुरू करें, चाहे अपने मोहल्लों से शुरू करें, चाहे अपने गांव से शुरू करें, लेकिन हमें करना जरूर पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। अगर हमने नहीं किया तो हम बहुत बड़े दोषी होंगे, और बहुत बड़ा कर्ज समाज के ऊपर है, वो उतरेगा नहीं। वो हमें हर हालत से, पितृपक्ष चल रहे हैं और
ग्रहण भी अब आ ही रहा है, आज चंद्रमा ग्रहण है, तो ये खूब अच्छी तरह से पढ़ लो, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लो, अपने संस्कारों को पढ़ लो आप, कि आपकी सोच आपके सिस्टम, आपकी व्यवस्था से ही बदलेगी। और व्यवस्था बनने का आज हमारे पास यही सिंपल से सिंपल, छोटे से छोटा ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज है। तो हम सब लोगों को इसके ऊपर लगें और जिसकी जहां विशेषता है उसके अनुसार अपनी विशेषता, अपनी विशेषज्ञता दें, उसको स्पेशलिटी को दें और जोरदार तरीके से लागू करें। और फिर हम सारा ग्रुप जहां जहां तक आप जा सकते हैं, ये केवल आपके अपने शहर की या गांव की समस्या नहीं, ये पूरे राज्यों की समस्या है, पूरे राष्ट्र की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। तो इसलिए सोच को बदलने का तरीका, मैं सिर्फ एक ही फार्मूला आप सब भाइयों से दे रहा हूं, वो है सिस्टम। अपने सिस्टम को अपने घर से शुरू करें। जैसे भी श्री भाई कह रहे थे, अब जब हम अपना ही सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो औरों का किसका ठीक करोगे? पहले अपने और अपने परिवार की सोच, फिर अपने गांव की सोच, अपने शहर की सोच और राज्य की सोच और राष्ट्र की सोच से सोच बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग सारे विद्वान आदमी हो, अपने अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, और हमारी तो सोच बदल गई अभी से आपकी बातों को सुन के, कि हमको अपने स्वराज पे ही काम करने की जरूरत है, इसी पे हमको अपनी सोच लगा देनी है पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में आचार्य विजय कारकर जी हैं, थोड़ा वो भी कुछ मार्गदर्शन करें सोच के विषय में। आचार्य विजय जी। मेरी सोच तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी सोच एक मात्र है कि किसान जगेगा, किसान जगेगा तो ही आगे हो पाएगा, क्योंकि एक साथ सब कार्य जाए तो किसान के लिए कार्य करना है और उसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और दिसंबर में मैं अपने प्रोजेक्ट को डेमो के लिए ओपन करूंगा, डेमो क्या प्रदर्शन के लिए उसको प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद जी। हमारे बीच में अलका बहन जी हैं, अलका बहन जी भी अपने विचारों से हमको अवगत कराएं। हमारे शिव बाबा की भक्त बहन अलका जी। हाँ जी। मैं समझती हूँ, ओम शांति। मैं समझती हूँ पहले तो अपने हमें गलत होने वाली सभी चीजों पर अटैक करना चाहिए, वो फिर गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। गवर्नमेंट में हमने इतने दिन क्यों टॉलरेट किया कि सब गलत हो रहा था तो भी हम चुप बैठे? हम बोल तो सकते थे, वो हमने जब तक वो एकदम असह्य हो गया तब तक हम चुप ही बैठे। हम ज्ञानी लोग उसमें राजकारण में जाना अच्छा नहीं मानते थे, राज्य करना अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए तो वो सेकंड ग्रेड के लोगों के हाथ में चला गया। क्यों नहीं टॉप लेवल के लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया? और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ भी करके मैं तो वो करने वाली थी, ऐसा मैंने तो सोचा है कि जो भी गवर्नमेंट की गलतियां है, अभी हजारों, आई एम सरप्राइज कि इतने करोड़ रुपीस एवरी ईयर एजुकेशन के नाम पे दिए जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। मैं 3-4 गांव में रह के भी आई हूँ और वहाँ एजुकेशन की हालत इतनी बुरी है कि वो बच्चे सभी बुरे मार्ग पे चले जाते हैं। वो मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं, कुछ भी उनको तो वैल्यू सिस्टम है ही नहीं और किसी का उनके ऊपर ध्यान नहीं। वो बेचारी महिलाएं भी काम करती है तो उनको माँ जैसी कोई मिलती नहीं कि जो उनको सुधारे। और हमारे सिस्टम ने महिलाओं को शिक्षा ही देना मना किया था। अगर महिलाओं को तुम शिक्षा नहीं देंगे तो फैमिली कैसे आगे आएगी? क्योंकि वो तो पहली गुरु है बच्चों की।
तो ये हमारी सभी गलतियां हो गई है और इसके लिए हम ये सब सफर कर रहे हैं। पहले तो महिलाओं को, जैसा कि आत्मा लेवल पे तो मैन और वुमेन का फर्क ही नहीं है, वो तो खाली शरीर लेवल पे है। दैट मीन्स उनमें जितनी पुरुषों में बुद्धि है उतनी ही है। थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ी सी बदल है, उनके स्वभाव में ज्यादा फर्क है। पुरुषों को शारीरिक स्ट्रेंथ ज्यादा दी है, महिलाओं को मेंटली भावनात्मक ये ज्यादा दी है, वो ठीक है। बट महिलाओं को हमने एजुकेशन ही दिया है और अभी भी जो होता है तो इसमें भी महिलाओं का सहभाग तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। और गुरुकुल के भी बोलते हैं, गुरुकुल में आप कहते हैं गुरुकुल चालू करे, तो क्या गुरुकुल में आप लड़कियों को भी भेजेंगे, रखेंगे? तो इसका किसने विचार भी किया है? 50% मेन है, 50% वीमेन है, उसमें से 50% शक्ति तुम यूज ही नहीं कर रहे। और जिनके हाथ में आगे के समाज की, वो ही तो समाज की गुरु है पहली, और पहला गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि 6 साल में बच्चा जो सीखता है उसको पूरा इसका नॉलेज मिलता है, दुनिया में कैसा रहना, कैसा, इसकी सबकी वो नींव होती है, पाया होता है, बेस होता है। उसको ही हमने ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी चीज है, ये जो गवर्नमेंट का है, हमें सबको उठ के सभी को, लोगों को लेके सिग्नेचर कैंपेन लेके उनको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि पैसा तो, अरे हम क्या करेंगे? हमारे पास मेरे गुरुजी इतने, मेरे जो सर थे वो इतने होशियार थे, वो नासा में तो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो यहाँ आए तो गरीबों के लिए करने, उन्होंने ऑफकोर्स किया वो काम, पुष्कर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो उनका मॉडल तो पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट हुआ और बोला कि सस्टेनेबिलिटी का वो मॉडल है। लेकिन किसी ने उसको इधर, किसी ने, गवर्नमेंट तो पैसा ही। मैंने सर के साथ लगभग 12, 13, 14 साल काम किया वॉलंटरी सर्विस, बिकॉज ये एक मौका था मेरे लिए कि सर के साथ काम करने का, इतने बड़े विद्वान के साथ काम करना, और स्पिरिचुअल भी थे वो। बट हमने इतने प्रोजेक्ट्स लिखे, ये किए, एक भी प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि और सर तो वाज अगेंस्ट गिविंग मनी फॉर दैट। तो ऐसे ही सब पढ़ रहे, हम कुछ भी नहीं कर सके। हमें 1 करोड़ तक की कभी दिया नहीं गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का ये जो सिस्टम है उसे फेंकना ही पड़ेगा, थ्रो करना ही पड़ेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे बीच में रियल 7 प्रो ये सत्य भारत जी अगर हैं, या नाम नहीं तो दिक्कत हो रही है, अपनी बात को रखें। जी सुन रहे हैं प्रेमानंद जी। हाँ, अच्छा आप हैं। हाँ, आप हमारे बताइए। बोलने पे जो है ना रुकावट है, इसलिए सुनने का मना नहीं किया। सुनने का मना करेंगे तो सुनना बंद कर देंगे फिर। नहीं, बोलने के लिए रुकावट किसने लगाई आपके? ग्रुप कोई के बोलने की एडमिन रुकावट नहीं है आपको, ग्रुप के आपको एडमिन बोलना ने है। लगाई है। हु इज द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप? कौन है एडमिन? आपका जो भी कौन? चलाता है ये ग्रुप। मैं तो आज वैसे ही आ गया था बाई चांस सुनने के लिए, क्या हो गई थी। अच्छा सोच पर आपने विचार दीजिए। सुनने आए हैं तो सुना आपने बहुत है, अब सोच पर अपने विचार भी दे दीजिए। सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, उनको सुनना ही बहुत बड़ा सोच बनती है, सुनने से ही बनती है। और आप सभी को सुन रहे हैं हम, इसीलिए
प्रेमानंद जी, सभी ने ज्यादातर बातें रख दी हैं, केंद्रीय मूल्यों की बात भी रखी है संपूर्णानंद जी ने। और ये बिल्कुल सही बात है कि केंद्रीय मूल्य जो जिस चीज के होंगे, सारी जो है ना सृष्टि, सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम छोटे थे तो एक सुनाते होते थे, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। वो जब तो समझ में नहीं आती थी, बच्चे थे, अब समझ में आई है कि बिल्कुल सारी बातें इसी में कह दी उन्होंने कि ये व्यवस्था जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और इस पूंजीवादी में हर आदमी चाहता है ज्यादा से ज्यादा पूंजी एकत्रित करना, जिससे कि इस व्यवस्था पे उसका अधिकार बना रह सके। और उसी व्यवस्था ने सारी व्यवस्थाएं पकड़ रखी है, राजनीतिक व्यवस्था भी पकड़ी हुई है, शिक्षा व्यवस्था भी पकड़ी हुई है, धार्मिक व्यवस्था भी, आपके धर्मों को कहाँ छोड़ा है उन्होंने। धर्मों को भी वो अपने हिसाब से चलाते हैं, जो उनको सूट करता है। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस व्यवस्था को, हम तो बात पहले भी कहा आपको, जब कोई व्यवस्था अगर मानव अनुकूल नहीं है, पहला निर्णय लेना होता है कि मैं इस व्यवस्था को रिजेक्ट करता हूँ। तो आज 3-4 महीने हो गए, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं इस व्यवस्था को रिजेक्ट करता हूँ। इस ग्रुप के साथियों के बारे में ही कह रहा हूँ मैं, बाहर तो पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। जब सर तक आप हम ये नहीं थे, नहीं हम ये नहीं थे, करोगे, मैंने कई आप बार कहा नए गुरु की जी। कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला काम है कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं और नई व्यवस्था के ऊपर चर्चा शुरू करें, तभी उस चर्चा से कुछ भी निकलेगा, अदरवाइज नहीं होता। 100 करोड़ रुपया आएगा, 7 लाख करोड़ रुपया आएगा, ऐसे ऐसे जो है ना यहाँ पे वो दिए गए, तो बातें वहीं उधर ही चलेगी सारी की सारी। तो फिर ये बहुत सही, विरोधाभास है चर्चाओं में। तो बहुत इसका सही, मतलब ये बहुत। लगता है कि सिर्फ दिमाग से बातें हो रही हैं, अंदर से बातें नहीं हो रही हैं। और मेरा अनुरोध ये है कि अगर कोई नई चीज करने की सोच रहे, जीवन को त्यागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर की सुनिए, और वो सत्य है। और सबसे पहले आदमी को अपने से शुरुआत करनी होती है। अपने को एकदम तैयार कर लेता है तो वो अपने साथ के लोगों को तैयार करता है, परिवार को तैयार करता है, समाज को तैयार करता है, और समाज आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें एक गहरी बात है जिसको समझने की जरूरत है कि ये एक के बाद दूसरा नहीं हो सकता। कि आदमी सोचे कि मैं पूरा जो है ना आचार्य या मैं संत बनने के बाद, ऋषि बनने के बाद ही कोई दुनिया में बदलाव लाऊंगा, वो कभी नहीं लेके आए, वो पहाड़ों में चले गए सब। साथ साथ चलेंगे, अपने में बदलाव लाइए और सामाजिक गतिविधि करिए साथ में। आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, एक दूसरे के पूरक है। पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज दे गो साइमल्टेनियसली, नॉट वन आफ्टर द अदर। बहुत सारे लोग हैं जिसने समाज का ठेका ले लिया, दुनिया भर के सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यकर्ता, पता नहीं क्या क्या सामाजिक सामाजिक, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया खुद में, वो सब फेल हो गए। और वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर कहा कि हम अपने आप को निपुण बनाएंगे, हम आध्यात्मिक करेंगे, हम इतनी चेतना ले आएंगे कि आंखों की रोशनी से हम बिल्डिंग को भस्म कर देंगे। कुछ नहीं कर पाए, वो थोड़े दिनों में पागल होके एक आश्रम से में कोने में बैठ गए। समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं रही उन लोगों की। तो इसलिए सोशल चेंज, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज शुड गो साइमल्टेनियसली। और हम अंदर से सुने, दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करें, आत्मा से पूछे, और वही सही आगे बढ़ता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, बाकी सभी का अलग अलग हो सकता है। जी, प्रणाम। आज तो दिल जीत लिया आपने। जी प्रेमानंद जी, हाँ प्रणाम। ओमेन जी। जी जी, आज तो युगन भाई के बाद कुछ कहने को रहा ही नहीं। बहुत मैं कुछ तो कह दिया इन्होंने, ना कहते बहुत हुए भी। नाना करते हुए जी। मैं तो थोड़ा सा जो कमी देखता हूँ ना, वो पूरे सिस्टम में देखता हूँ, और फिर कहाँ जाके रुकती है वो मेरी समझ में नहीं आता। हम खास तौर से हम हिंदुस्तानी जो समाज है वो राइट और रॉन्ग का फर्क नहीं जान पाता। उसका स्वार्थ हावी हो जाता है। ये आज की नहीं, ये फिर हमेशा की बात है। मैं आज दिन में कोई एक किताब पढ़ रहा था जिसमें जिक्र था कि 1940 में
कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे वायसराय कि भाई लोगों को कहिए कि वो आर्मी में भर्ती हो जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए और लड़े जाके यूरोप में। और कांग्रेस डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि भाई हम इस बात को कहें कि नहीं कहें, यानी कि हमारे पे गुलामी के लिए हमें सैनिक भी हम ही दें और गुलाम भी हम ही बने। लेकिन हुआ, कांग्रेस ने कहा या नहीं कहा, हिंदुस्तान से खूब बढ़िया बढ़िया नवयुवक जो है अपना फौज में भर्ती हो करके गए हैं और लड़े हैं। और आगे जो विवरण है कि 15 लाख से ज्यादा की फौज जो है लड़ी है। और चर्चिल बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, वो ये कहते रहे कि जब तक हिंदुस्तानी सैनिक हमारे पास है हम दुनिया में कहीं नहीं हारेंगे। तो ये तत्व हम पकड़ नहीं पाते, जो हमें ही नुकसान कर रहा होता है एज ए समाज। हम घर के अंदर जो चौखट है डेली हमारे घर की, उसके अंदर की दुनिया को तो हम अपना मानते हैं, बाकी फिर दुनिया कहाँ किसकी है उस तक हम कनेक्ट नहीं हो पाते। हमसे मेरा मतलब है हम समाज के रूप में, हम जो ऐसा समाज है। वरना तो मेरा आज भी मानना है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसी दिन रात को जो है जेलें टूट जानी चाहिए थी हिंदुस्तान की, तब तो लगता कि हम सारा समाज एक है। मैं तो अब वो मेरे को डेट याद नहीं है, 14 फरवरी 1931 को पहली बोलने वाली पिक्चर आलम आरा लगी है। और 7 फरवरी 1931 को 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वो युवा कैसे होंगे जो सिनेमा हॉल की लाइन में लगे होंगे, धक्के खा रहे हैं कि हमको पिक्चर देखनी है, जब उन्हें पता है कि अब से कुछ दिन बाद जो है भगत सिंह को फांसी लगनी है। ये जो अलग अलग हम पर्सनैलिटी हैं उसमें फिर सीखना सिखाना और ये आश्रम व्यवस्था ये सब आती है कि भाई हम घर के से बाहर भी अपना अपना हित अपना समाज देखना शुरू करें चाहें। कमोबेश घूम फिर करके आज भी वही बात है। अभी इस मीटिंग से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यही थी कि माहौल बनाया जाता है और फिर बड़ी पार्टियां बड़े लोग बड़े नेता ऐसा बवंडर खड़ा करते हैं कि आप तो वहां कहीं टिकते ही नहीं है। वो माहौल उसी बात का बनता है कि आपके दरवाजे के अंदर की जो दुनिया है, घर के अंदर की जो दुनिया है, उसका मैं कैसे भला करूँ। फिलहाल तो मुझे इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो मैंने शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेकंड सेशन तो चला ही नहीं मीटिंग का। भास्कर पाटिल जी हैंड रेज किए हुए हैं, पीसी अग्रवाल जी तो मैं बोलूं? भास्कर, जी जलगांव से बोलिए। भास्कर पाटिल। जी जी हमारे इस ग्रुप में मैं देखता हूँ कि बहुत ही विद्वान लोग हैं सब, और उनकी तुलना में हम तो कहीं पे भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जब वो क्या रियल 7 को जैसे लोगों ने बताया कि मुझे रोक दिया है, तो ये सुन के तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और अच्छा नहीं लगा। हम बातें सोच को सुधारने की कर रहे हैं और हम किसी की सोच को सुनने को बेकरार कर रहे हैं, यानी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आप बुराई मत। ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप किसी की सोच कुछ भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति से गलतियां हो सकती है बोलने में, तो क्या हम उनका नहीं सुनेंगे? इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपस में जो भी चर्चा करते हैं उसमें थोड़ी बहुत तो त्रुटियां चलिए होती रहती हैं, उनको भी सही किया जाएगा। और हमारे बीच में पीसी अग्रवाल जी ने अपना माइक ऑन किया था, कृपया अपनी बात को रखें। उसके बाद हमारे मदन मोहन जी अपनी बात को रखेंगे। पीसी अग्रवाल जी, मेरी बात को सुन रहे हो तो अपनी बात को रखें। मदन मोहन जी अपनी बात को रखें। मदन मोहन जी। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहना है, जब अपना स्वार्थ स्वयं जो है जनहित पर ज्यादा भारी पड़ने लगेगा तो शायद सामाजिक काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं कि
महात्मा गांधी जी के 1909 के हिंद स्वराज पर चर्चा करने की भी कोई मानसिकता नहीं दिखाई दे रही। और संपूर्णानंद जी तो मुझको अपने ग्रुप से निकाल दिया, मेरी पोस्ट 50 बार डिलीट करी। मुझे समझ नहीं आता कि पोस्ट का वहां पर बने रहने में क्या दिक्कत है। आप विरोध करें पोस्ट में, पोस्ट डिलीट करने से क्या विचार डिलीट हो जाएगा? क्या गांधी जी की हत्या से गांधी विचार खत्म हो जाएगा? क्या ग्राम स्वराज जो है गांधी जी की गला घोटकर या आवाज ना सुनकर आ जाएगा? मदन मोहन जी, कौन से ग्रुप में नहीं आपकी पोस्ट डिलीट की गई है? मैं कौन से ग्रुप में आपकी पोस्ट डिलीट की गई है? प्रतिक्रिया हो तो अच्छा लगेगा। नहीं, कौन से ग्रुप में डिलीट की गई पोस्ट? कौन सा ग्रुप है? अरे भाई मदन मोहन जी और स्वरूपानंद जी, ये चर्चा आप लोग पर्सनल फोन पे कर लीजिए, यहाँ ग्रुप में नहीं। यहाँ नहीं, मीटिंग में ये सब चर्चाएं नहीं होंगी, बिल्कुल कतई नहीं होंगी। मैंने तो बताया है। आप लोग अपना आप लोग फोन पे चर्चा करिए, फोन पे अपने एक दूसरे के नंबर पे बात करिए, एक दूसरे के नंबर पे बात कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो सिर्फ ग्रुप की जानकारी हाँ जी, दी हाँ जी, है। ठीक है। ठीक। प्रेमानंद जी, नहीं वो तो आप उनको भी टाइम देना है उनके अगले कार्यक्रम के लिए। मैं 1 मिनट बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए, रणवीर सिंह जी बोले, तो शर्मा जी बोले, आप भी बोलिए। उनका दूसरा है ना, उन्होंने तो बोला है, बहुत अच्छी बात है, सभी ने अच्छी बातें की हैं। आज का टॉपिक था प्रकृति का ज्ञान और कुछ अंधविश्वास और कुछ ये। मेरी नजर में जो आपने सबने अच्छी बात बताई है, उस सोच हमें कौन दे रहा है ये सोच, और हमारा सबसे अच्छा गुरु कौन है जिससे हम ले सकते हैं। सबसे अच्छा गुरु, सबसे अच्छी किताब, सबसे खुली किताब, सबसे अच्छा तो प्रकृति है। प्रकृति हमें क्या कह रही है? वो डायरेक्टली नहीं कह रही, ना आपको सजा दे रही है, ना आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन अपना रूप दिखा के वो बता रही है कि आपने ये काम ऐसे करना है। आपने शुद्ध भोजन की बात की, तो प्रकृति ने तो शुद्ध भोजन ही शुरू किया है, जहर किसने मिलाया है? तो प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, और हम ठीक से अगर समझें, चाहे शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, तो हम प्रकृति से ही अच्छा ले सकते हैं। उसी से हमारी सोच में समझ में आएगा कि प्रकृति का तो ये उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए हम आपको कैसे ढालें। जैसे अभी बताया कि हम गांव से शुरू करें, हम इस तरह का शुरू करें, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब तो सीख प्रकृति दे रही है, उसी से हमें लेनी चाहिए, आपस में नहीं। धन्यवाद। प्रेमानंद रणवीर शर्मा जी। हाँ प्रेमानंद जी, बाकी हाँ जी अपना बोलिए। हाँ अभी बस करनाल की मीटिंग के बारे में तो मैं सभी भाइयों को मैसेज दे चुका हूँ मीटिंग का, कि जो जो भाई उसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, किसी का कोई आने जाने का प्रोग्राम में कोई दिक्कत है, कोई और अपना सुझाव देना चाहता है या कोई चीज समझाना चाहता है, तो हमें बता दें। और एक अनुरोध मैं सबसे करूंगा, जो भी वक्ता ग्राम स्वराज व वार्ड स्वराज के अवधारणा के ऊपर या व्यवहारिकता के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहता है या विचार रखना चाहता है, वो कृपया हमारे पास कल तक अपना पेपर भिजवा दें 10 लाइन का, तो हम हाँ उनको अपने वक्ताओं की लिस्ट में जोड़ पाएंगे। नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे वक्ता हो चुके हैं। तो फिर भी हम एक बार आज फिर सारे ग्रुप में बता रहे हैं कि जिन भाइयों ने कोई भी अपना विचार वहां पे ग्राम स्वराज वार्ड स्वराज के बारे में देना है, उसकी अवधारणा और व्यवहारिकता के बारे में जो हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण का, तो वो अपनी 10 लाइन लिख के व्हाट्सएप पे डाल दे, तो उसके मुताबिक फिर हम उनको वक्ताओं की लिस्ट में डाल लेंगे। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था, किसी का आने जाने की कोई समस्या कोई बात है तो वो हमें बता दें। नंबर 3, किसी को प्रोग्राम की कोई इतला नहीं है वो हमें बता दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस चैट बॉक्स में आया हुआ है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, 9416035656। व्हाट्सएप डाल दें आप, व्हाट्सएप में आपको सारा कार्यक्रम प्रोग्राम मिल जाएगा, और जो भी आपका कोई सवाल होगा उसका जवाब भी मिल जाएगा।
तो किसी भाई का इस ग्रुप में कोई सवाल हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, 1-2 मिनट है, कोई सवाल हो तो मुझे बता दें, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भाई का कोई सवाल नहीं है तो कोई बहुत पूछने बहुत का सवाल धन्यवाद आपका। और तो नहीं, आप इस प्रोग्राम को 10 बज गए, हमारा काफी, प्रोग्राम 9:30 बजे तक था। हाँ बिल्कुल बंद करने का समय हो गया है हाँ, जी। बंद करना हो गया, ठीक है। आज संडे की वजह से ज्यादा खिंच गया। हाँ, सब शुभ रात्रि बोलते हैं, गुड नाइट बोलते अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं। बिल्कुल सभी को शुभ रात्रि, बिजी हो गए हैं। सभी को हाँ, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, शुभ कोई बात रात्रि। नहीं। राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रणाम जी, सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। हाँ जी, बोलिए इकबाल जी। आपको तो सुनने बुलाया गया था, आप पता नहीं सुन नहीं पाए, तो कहना चाहते हैं? अभिषेक जी को नंबर मिला में कभी बंद होगा।
दीपक जी, देवदत्त जी, ललित जी, कोई कविता वगैरह सुननी है किसी को? सुन पा रहे हो आप लोग कोई? मेरे जी देवदत्त गंगवार मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सुननी है कोई कविता वगैरह? आप चाहें तो सुना दीजिएगा, अच्छा है। नहीं, चाहे नहीं, इच्छा हो तो अपनी वे, जरूरी नहीं सुना नहीं है। हाँ सुना दीजिएगा, सुन लेंगे, सुनने में क्या जाता है। ठीक है, खोलता हूँ। छोटी भूल बड़ी भूल, जब से हुआ है मेरा उससे झगड़ा, मन रहने लगा है अनमना उबड़ा उखबड़ा, उखड़ा उखड़ा, आते रहते हैं मन में उसी के विचार, रहकर महसूस कर रहा हूँ, स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है असर, एक स्तर पर सोचता हूँ मेरा भी तो कोई भूल यही नहीं थी, सारी गलती तो उसकी थी। इस तरह इस कलह को लेकर मेरे मन की शांति हो गई गायब, न खाना अच्छा न मिलना जुलना, कुछ नहीं सुहाता साहिब। आखिर पहुंचा एक आदरणीय अनुभवी बुजुर्ग के पास, उनकी सलाह को मानते हैं सभी खास, कि उन्हें सारी बात बयान दे दिया उन्होंने एक ही बात में समाधान, कि मान लो उसने एक छोटी भूल की पर तुमने उसकी गांठें बांध ली, ये बहुत बड़ी भूल कर दी, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उस भूल को भूल जाओ, दोस्त किसी का भी हो, उस बोझ को भी बोझ ढोए मत फिरो, अहम आगे मत लाओ, सरल हृदय से बिना किसी शर्त के समायासना कर लो, और तुम्हारे दिमाग में बिना किराए बैठे हुए उसकी भूल के विचारों को निकाल फेंको, मन शांति का फल चको। और मैंने वैसे ही किया, झांकता हूँ नेपथ्य में तो देखता हूँ मैंने बहुत अधिक शांति का सौदा किया। बात गहरी है, किसी को भी कह दीजिए भाई साहब थोड़ा शरीर पर भी दो, स्वास्थ्य पर नहीं तो कुछ भी नहीं, इस बात को समझो तुरंत जवाब मिलेगा। क्या बताएं, इतना काम है कि मरने की भी फुर्सत नहीं, नहीं समझते कि जब खाट पकड़ेंगे तो रहेंगे कहीं के भी नहीं, कहीं बहाने बता दिए जाएंगे अभी तो फुल सीजन है, ये रीजन है वह रीजन है, आदि आदि। उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि आज अगर तुमने अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए समय नहीं निकालते हो तो समझ लो तुम वह समय भविष्य की बीमारी के लिए बचा रहे हो। बात गहरी है पर मानने में भलाई तुम्हारी है, कटु सत्य है, बात में तथ्य है, छोटे मुंह बड़ी बात न समझना, बंदे की तो आदत ही है, बात खरी खरी कहना, बात खरी खरी कहना। बहुत बढ़िया, बहुत मधुर बढ़िया। रिश्ते हैं, ओमरम प्रणाम। मधुर रिश्ते हैं सुखी जीवन का आधार, फूलों में सुवास और रिश्तों में मिठास, देते हैं दोनों ही जीवन में आनंद का भरपूर आभास। इसलिए वो सदा रिश्तों को हरा भरा रखने का प्रयास नहीं है, ये केवल कपोल कल्पना नहीं है, ये दिवा स्वप्न है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध स्टडी का सारांश, उनका अपना। अतः समझे हम जीवन में रिश्तों की कीमत, न लाएं छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की गनीमत। वैसे भी तो रिश्तों के धागे बहुत नाजुक होते हैं, ना समझ है वे जो रिश्तों को हल्के में लेते हैं। एक बात और मानता हूँ, रिश्ते निभाने के लिए चाहिए नम्र एवं कुशल व्यवहार एवं नियमित कुछ समय के लिए नियोजन की भी है दरकार। पर समझे रिश्तों की कीमत एवं जीवन में उसकी अहमियत, अतः बोलना रहे उनमें, बोलते रहे उनमें मिठास, जो हर हाल में उन्हें हरा भरा रखने का करें प्रयास, हर हाल में करने का प्रयास करें। चुनौती तो है मन को समझाने की, आदमी जो भी कृत्य करता है आत्मा से छिपा नहीं रहता है, दुष्कृत्य करके अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहे वह कितना ही खुश हो जाए, पर मन ही मन असलियत क्या है अच्छी तरह जानता है। यह बात अलग है आदतन उसे आया गया करके बुला देना चाहता है, पर क्या वह नहीं समझता कि इसके बुलाने से गलत कृत्य सुकृत्य नहीं हो जाता। आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि गलत क्या है सही क्या है,
चुनौती तो मन को समझाने की है। जब तक आत्मा को नहीं समझा पाएगा मन में छटपटाहट रहेगी, जो मन को कुरेदती रहेगी, शांति को सो दूर ही रहेगी। अतः मूल बात है मन के नियंत्रण की, उसे सकारात्मक भावों से भावित करने की। मन की शांति है परम शांति, अन्यथा तो है भ्रांति 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 भ्रांति। बहुत देवदत्त बढ़िया जी? बच्चन है प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, वही अभी ऐसे लगा मैंने कहा सुना दूं, आपने कहा सुना दो, सुना दिया और क्या है। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी आपको प्रणाम भाई, मैं बहुत दिन से प्रणाम नहीं कर पाया आपको। आचार्य जी मेरी बात सुन रहे हैं? चले गए? शायद सब चले गए होंगे, बंद कर दो, स्वादिष्ट हो रही है शायद, सुन लिए सब जा रहे हाँ होंगे। हाँ सब चले गए, शायद सब चले गए सब लोग। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, प्रणाम। ओम प्रणाम चलिए सभी। सबको प्रणाम प्रणाम।